जी। आज ताज़ा भारत के सभी दर्शकों को जोहार। लंबे समय बाद आज हम जुड़े हैं और 4-5 दिन का हम गैप हो गई थी, उसके मद्देनज़र जो है ताज़ा भारत के दर्शकों का लगातार जो है संदेश आ रहे थे कि आप लोग जो है कहाँ हैं, क्या है? हम लोग कहीं गए नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के आगाज़ के हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और लगातार जो है जिस तरह से विधानसभा चुनाव की जो है सरगर्मी तेज़ हो गई है। एक तरफ जो है भाजपा शिवराज सिंह चौहान को जो है यहाँ पर प्रभारी घोषित करती है। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री को प्रभारी घोषित करती है। उसके बाद जो है झारखंड की राजनीति में अभी उथल-पुथल मची हुई है। और यहाँ पर जो है अभी आपकी सीता सोरेन जो है, जो दुमका सांसद प्रत्याशी थी बीजेपी से, वो आरोप लगा रही है रणधीर सिंह पर और लुइस मरांडी पर कि हम विश्वासघात हुआ और मैं चुनाव हारी हूँ। उसके बाद जेबी कैसेस ने जो है 55 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं राजेश सर जो है आपके राजनीतिक विशेषज्ञ है और हम उनसे बात करेंगे, विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात शुरू करना चाहता हूँ भैया कि जिस तरह से आजसू पार्टी को केंद्र में जगह नहीं देना, उनको मंत्री पद नहीं देना, आपके जो है चंद्र प्रकाश चौधरी को, आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकते हैं कि अचानक से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम जो है शाम को वापस ले लिया जाता है, सुबह से शाम तक उनका नाम चलता है कि मंत्री बनेंगे। अचानक मोदी जी जब कैबिनेट का जो है गठन करते हैं और उस चाय के चर्चे पर बुलाते हैं, तो वहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी गायब दिखते हैं और वहाँ पर संजय सेठ अचानक एक नया चेहरा दिखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो है आयशू को मंत्री ना बनाकर भाजपा ने क्या दाव खेला? जी भैया। मंजर जोहार। साझा भारत के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जोहार। जो मंत्रिमंडल गठन की बात है, तो जैसा कि हम लोगों ने एक बार बात किया था, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो यहाँ के मूल निवासी है उनको एक तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में नेग्लेक्ट किया गया। संजय सेठ यहाँ के मूल निवासी नहीं है, अन्नपूर्णा देवी वो यहाँ की मूल निवासी नहीं है, और इन दोनों को जगह दिया गया। नाम चल रहा था चंद्र प्रकाश चौधरी का और एनडीए अलायंस के ये पार्टनर है। झारखंड में देखा जाए तो सबसे बड़े पार्टनर एनडीए में भाजपा और आजसू, यही दोनों माने जाते हैं, और उनको कोई भी बर्थ कैबिनेट में नहीं मिला, जो कि बात चल रही थी। इसमें दो कारण हो सकता है। या तो भाजपा ने कोई प्लान बी अपना तैयार किया हुआ है जिसके तहत वो आजसू को साइड करने का प्रयास करेगी, जेबीकेएसएस को नजदीक ला करके, क्योंकि ये बात बहुत जाना हुआ तथ्य है कि आजसू का जो पकड़ था या है वो महतो वोटों पर ज्यादा है और महतो वोटों से बनी हुई वो पार्टी। और जब से जेबीकेएसएस का उदय हुआ है तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे आजसू की पकड़ इस वोट बैंक से पर बहुत ढीली पड़ती गई है। और इसके कारण हो सकता है कि क्योंकि भाजपा की मुख्य समस्या यहाँ पर महतो वोट बैंक को लेकर है, क्योंकि महतो को नेग्लेक्ट करने के बावजूद महतो का साथ मिल जाता है भाजपा को झारखंड में, उसके पीछे एकमात्र कारण है आजसू का साथ होना। और आज जो आजसू पर का पकड़ महतो वोट पर ढीला पड़ रहा है, तो भाजपा के सामने एक संकट की स्थिति आ सकती है अगर महतो वोट बैंक उसके हाथ से छिटकता है तो। और इस वोट बैंक पे एक तरह से देखें तो जेबीकेएसएस का अच्छा पकड़ बन रहा है और पूरे राज्य में जो उन्हें वोट प्रतिशत मिला है अच्छा खासा है। वो हम लोग ये नहीं कह सकते पहली बार लड़ रही थी वो पार्टी चुनाव, और उस आधार पर अगर देखा जाए तो भाई 3 लाख वोट से ज्यादा वोट मिले थे जयराम महतो को, जो एक सम्मानजनक वोट संख्या कहा जाता है। और साथ ही साथ संध्या मेहता को भी अच्छा वोट मिला था। रांची के उम्मीदवार जो थे देवेंद्र महतो, उनको भी अच्छा मिला है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक मोटा मोटी पकड़ इनका बढ़ा है और ये दिख रहा है, ये एक दिखने वाली चीज है कि महतो वोट बैंक में आजसू की पकड़ ढीली हुई है और जेबीकेएसएस का पकड़ बढ़ा है। तो हो सकता है कि एक प्लान बी के तहत ये काम किया जा रहा हो कि अगर
भविष्य में आजसू के साथ डील ना हो तो जेबीकेएसएस से कर लें। ये एक दूर की बात है, पर एक संभावना ये हो सकती है। मेरा मानना मुख्य रूप से ये है कि मूल निवासियों को दरकिनार करने का जो पॉलिसी रहा है झारखंड भाजपा का, और पूरे देश में वो देखे तो किसी न किसी समुदाय को वो नेग्लेक्ट करने का प्रयास करती है। चाहे अल्पसंख्यक का देख लें तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो तो प्रधानमंत्री भी सीधे सीधे का उनके भाषणों से परिलक्षित होता है कि भाई अल्पसंख्यक या मुसलमान उनके लिए बड़े मतलब दोयम दर्जे के नागरिक हैं भारत में। लेकिन ये हर राज्यवार हम लोग जब आते हैं, जैसे हरियाणा में, वहां ये लोग जाट को नेग्लेक्ट करने का प्रयास करते हैं। आप यूपी आ जाए, वहां ये लोग यादव और जाटव समुदाय जो दलित वोट बैंक में आता है, मायावती के वोट बैंक, उसको ये लोग साइडलाइन करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह से बिहार आ जाए, वहां भी एमवाय समीकरण को छांट करके बाकी पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। वही हो सकता है कि झारखंड में भी इनका प्रयास हो कि भाई महतो का वोट तो आजसू संभालता है, वो संभालेगा, आजसू अपना देख ले कैसे क्या करना है। हम लोग मंत्री अपना जो बाहरी वोट बैंक है, जिस पर कि भाजपा की अच्छी पकड़ है, उस पर ध्यान देते हैं और उस वोट को साधने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत कि मुझे लगता है संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी को नहीं बनाया गया। जी, आपने एक सवाल कहा भैया कि ये एक मतलब जो है बीजेपी की नज़रों में ये महतो की पार्टी और जो है महतो वोट जो है जेबीकेएसएस को ट्रांसफर हो गई है आजसू को, और इसको देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है जगह नहीं दी गई है चंद्र प्रकाश चौधरी को। तो कल ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों थी आपके ऑक्सीजन पार्क में जयराम महतो की, और वो कह रहे थे ये विशेष जाति की ये पार्टी नहीं, सभी वर्ग है। आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में महतो के अलावा क्या अन्य किसी वर्गों का भी इस बार वोट मिलेगा स्थानीय नेता के नाम पर? जी देखिए, जेबीकेएसएस का उदय ही हुआ स्थानीयता के मुद्दे से। स्थानीय भाषा और स्थानीयता मूल निवासी का जो मुद्दा है, उसी से ये पार्टी बनी और बढ़ी भी उसी मुद्दे पर। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस पार्टी को, तो एक जो पॉइंट आता है कि कुर्मी को आदिवासी में घोषित करके आदिवासी का आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उस मुद्दे पर जेबीकेएसएस का मानना है कि कुर्मी को आदिवासी घोषित किया जाना चाहिए, जबकि आदिवासी समाज क्लियर है इस मामले में कि आदिवासी समाज को आदिवासी रहने दिया जाए, उसमें कुर्मी को आदिवासी न माना जाए, क्योंकि अगर माना जाएगा तो फिर आदिवासियों का जो आरक्षण है वो एक तरह से पूरी तरह से कुर्मियों के हाथ में चला जाएगा। ये आदिवासी समाज का मानना है। तो एक हिस्सा तो इनसे वहां पर अलग हो जाता है, ये आदिवासी और कुर्मी का जो मामला है, तो वहां आदिवासी छिटकता है इस बात से कि कुर्मी को ये आदिवासी घोषित करना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरा एक और जो बड़ा वोट है माना जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय का आ जाता है, क्योंकि बाहरी वोट जेबीकेएसएस को नहीं मिलेगा। ये बहुत सीधी सी बात है और मतलब इसमें कुछ किंतु परंतु वाली बात नहीं, क्योंकि जो पार्टी स्थानीयता के मुद्दे पर लड़ती रही है, स्थानीय भाषाओं के मुद्दे पर लड़ती रही है, उस लड़ाई में बहुत बार होता है कि लड़ाई होता है या तो तू मैं भी होता है, आप कुछ कड़वा भी बोलते हैं या जिसके खिलाफ आप हैं उसके बारे में कुछ बोलते हैं। तो वैसे बहुत से वाकयात हुए हैं जिसके कारण कि बाहरी वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया है भाजपा के पक्ष। झारखंड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो वोट जेबीकेएसएस की तरफ नहीं आ सकता है। अब बचता है एक अल्पसंख्यक वोट। उसमें देखा जाए तो जैसा कि हम लोग मान के चल रहे थे कि भाई अल्पसंख्यक वोट हो सकता है पूरे देश में, जब इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है तो झारखंड में भी पूरी तरह से वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि धनबाद और गिरिडीह में हम लोग देखें तो जो वोट प्रतिशत मिला है जेबीकेएसएस को, वो सिर्फ महतो का वोट नहीं है, उसमें एक बड़ा हिस्सा अन्य जातियों के स्थानीय युवा और अल्पसंख्यक युवा जो स्थानीय है उसका भी हिस्सा रहा है। तो एक वहां पर भी टूट हो सकती है।
महतो के अलावा अन्य पिछड़ी जातियां हैं जो भी कि स्थानीयता के नाम पर आ सकती हैं, जैसे आप गिरिडीह क्षेत्र में देख लें या धनबाद क्षेत्र में देख लें, या बनिया समुदाय के भी बहुत सारे जैसे तेली महतो हैं, इस तरह की जो जातियां प्रजापति है, इस तरह की जो जातियां वो भी एक उनमें भी टूट होगा। ये नहीं मैं कहता हूं कि पूरी तरह से शिफ्ट होगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जेबीकेएसएस की तरफ जाएगा। जी। ताजा भारत के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो है कल ही जो है आपके परसों जो है आपके गोमिया विधायक लंबोदर महतो चुनौती देते हैं जयराम महतो को, और जयराम महतो को कहते हैं कि अगर जयराम महतो में दम है तो जो है गोमिया से चुनाव लड़े, गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़े। हालांकि जो है गोमिया विधानसभा की चुनौती जयराम महतो ने स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं गोमिया विधानसभा की चुनौती जो है लंबोदर महतो को, तो पहले ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जयराम महतो ने कहा वो PhD किए हुए हैं और डॉक्टर है, और उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जयराम महतो ने ये कहा, और मुझे भी लगता है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति में जो है ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप उनको कहेंगे आइए मेरे इलाके में दिखाएंगे। तो बड़े बड़े बहादुर भी हार जाते हैं, चुनाव ऐसी चीज़ है। और लंबोदर महतो ने कहा है कि जेबीकेएसएस और जयराम महतो यहाँ से चुनाव लड़े गोमिया विधानसभा में अगर दम है तो उन्होंने जयराम महतो ने चुनौती स्वीकार कर लिया। क्या लगता है राजेश भैया कि गोमिया विधानसभा में इस बार आईसू का खाता खुलेगा या फिर जेबीकेएसएस का झंडा लहरेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के अगर वोट देखें तो 90,000 जो है गोमिया विधानसभा 55,000 के आसपास जो है। गिरिडीह लोकसभा में 4 सीट ऐसी है जहाँ जेबीकेएसएस दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, और यहाँ पर इसी का खेल है। और यहाँ पर इतनी वोट लाके दिखा दी है कि ये जो है विधानसभा चुनाव जीतने के आमादा रखती है जेबीकेएसएस, क्योंकि उनको वो सिर्फ 20,000 वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है आईसू की एकमात्र सीट है यहाँ कारो जिले में गोमिया विधानसभा, क्या लगता है आपको कि ये सीट भी जो है हारने जा रही है? गोमिया में कितना वोट मिला था वो जरा एक बार फिर से बताएं। गोमिया में शायद भैया 70,000 के आसपास इनको वोट मिला था जेबीकेएसएस। देखिए, पहले तो जो आपने कहा कि इस तरह की चुनौती देनी नहीं चाहिए, ये दरअसल राजनीति में ये सब बातें बचकानी कही जा सकती है कि कोई किसी को चुनौती दे रहा है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में अजय राय ने चुनौती दिया प्रधानमंत्री को कि आप दोबारा एक बार इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़िए तो मैं आपको हरा दूंगा। लंबोदर महतो भी उसी यहाँ चुनौती दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो गोमिया में आकर के लड़िए। ये राजनीति दरअसल इस तरह से चलती नहीं, और राजनीति में कोई आपके चुनौती देने से या आपके उकसावे में आकर के कुआं में कूदने भी नहीं जाता है। जब आपने चुनौती दी है और ये जयराम महतो ने स्वीकार कर लिया, तो मुझे लग रहा कहीं लंबोदर महतो को बाद में ये महसूस ना हो कि भाई घाटा का सौदा हो गया और चुनौती गलत दे दी है। क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव था, उस चुनाव में गोमिया चंद्रप्रकाश चौधरी का के मतलब काफी करीबी रहे, उनके आप्त सचिव रहे हुए लंबोदर महतो, और उनका क्षेत्र है गोमिया। वहां अगर 70,000 वोट लिया है मोदी जी और राष्ट्रीय चुनाव और सारे समीकरणों को देखते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जेबीकेएसएस गोमिया में हल्का नहीं है। और मुझे लग रहा है कि चुनौती अगर इन्होंने दी है और चुनौती जयराम महतो ने स्वीकार कर ली है, तो ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा। और हो सकता है कि बाद में डॉक्टर लंबोदर महतो इस बात को रिग्रेट करे। हालांकि मैं उनसे मिला हुआ हूँ, इस तरह की उकसावे वाली बातें वो या उत्तेजक बातें वो करते नहीं। और या तो हो सकता है कि 70,000 का वोट मिलना जेबीकेएसएस को इसका खींच हो उनके अंदर कि भाई उनके इलाके से इतना वोट मिल गया हो, और वो होता है कि खींच में आदमी कुछ ऐसी बातें बोल देता है। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि लंबोदर महतो बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जानकार व्यक्ति हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हुए हैं, और हर मामले में उनकी जानकारी अच्छी रहती है। व्यक्तित्व भी उनका बड़ा सौम्य है। मतलब मैंने कभी उनको बहुत ऊंची आवाज में किसी से बात करते हुए इस तरह से नहीं देखा। पर मुझे लगता है कि खींचवश
उन्होंने ये चुनौती दिया होगा। जी, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। जी, आपने सही फरमाया कि वहाँ पर जो है इनको रिग्रेट फील होगा बाद में, क्योंकि जिस तरह से गोमिया विधानसभा में जीबी केसेस ने उपस्थिति दर्ज कराई है, इससे कहीं न कहीं दामोदर महतो टेंशन में है कि ये सीट बचा पाएंगे कि नहीं, और वो खींच भी हो सकती है, क्योंकि अगर खींच नहीं होती तो दामोदर महतो ये बच्चे वाली बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जेबी केसेस उभरता हुआ अभी पार्टी है झारखंड में, और स्थानीयता के नाम पर इनको जोरदार वोट मिल रहा है, युवाओं का वोट मिल रहा है, और इस समय पर उन्होंने एक जेबी केसेस जो युवाओं के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, युवाओं के सबसे रोल मॉडल है जयराम महतो, और उनको वो चैलेंज कर रहे हैं, और ये चैलेंज हमको लगता है भारी पड़ने वाली है, जैसा सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि जो है गिरिडीह लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो है आपके डुमरी, गोमिया, उसके बाद बागमारा में इनको मत मिला, और उसके बाद फिर एक टुंडी विधानसभा भी है। लेकिन इनको जो है राजनीति में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए था। मेरे ये निजी ये है, व्यक्तित्व है। हालाँकि वो उनका ये है, मत है, कि वो किस आधार पर वो ये चीज़ बोले हैं। लेकिन इतना तो तय है कि आभार यात्रा भी शुरू कर रही है जेबी केसेस। कल से आभार यात्रा जेबी केसेस शुरू कर रही है कि इतना मत हमें दिया जनता ने 3.5 लाख। सोचिए, एक जो है राष्ट्रीय पार्टी, 2 राष्ट्रीय पार्टी है, आपके जेएमएम है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी। आप बीजेपी में देखेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी को साथ दिया, और इसमें आगे 3 लाख और इसमें इनको मिला 3.5 लाख, 4 लाख 3 लाख, और इस बीच एंट्री होके इनको इतना मत मिला, तो इसलिए आभार यात्रा शुरू कर रहे हैं कल से। और ये आभार यात्रा जो है ये गिरिडीह लोकसभा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। हमें लगता है ये माइलेज मिलेगी जो है विधानसभा चुनाव में, और कहीं न कहीं एक धनबाद जो है विधानसभा की, धनबाद जिले की एक सीट है बागमारा विधानसभा, और यहाँ भी जो है इस बार जो है ढुल्लू महतो यहाँ से सांसद बन गए हैं। मुझे लगता है कि जेबी केसेस यहाँ भी चुनाव जीत सकती है, अगर बढ़िया प्रत्याशी उतारती है मैदान में। तो आपको क्या लगता है कि बागमारा में ढुल्लू महतो ही राजनीति करेंगे, या फिर जो है सत्ता की चाबी जो है जेबी केसेस को सौंपेंगे? अभी तो देखिए, विधानसभा के मामले में अभी तो मामला गर्म होना शुरू हुआ है, और अभी आभार यात्रा निकाल रहे हैं जेबी केसेस की तरफ से जयराम महतो। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कल्पना सोरेन भी उतर चुकी है मैदान में, क्योंकि आपने देखा कि अभी तक मंत्री पद उन्होंने नहीं लिया है, और उन्हें अभी मंत्री नहीं बनाया गया, और वो उतर चुकी है मैदान जंग में, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है इसमें जेबी केसेस से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी का प्रतिष्ठा दांव पर है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। जेबी केसेस तो नई पार्टी है, इनके सामने तो खुला मैदान है और खुला आकाश है ये, और उसमें इन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया है लोकसभा में, वो एक उम्मीद जगाता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ये है कि उसके सबसे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन, वो जेल में, और ये एक तरह से रेफरेंडम माना जाएगा कि झारखंड की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के खिलाफ है या नहीं, क्योंकि उनके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है। जेबी केसेस के लिए ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि वो नई पार्टी है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें भी जोर शोर से वो लगे हुए हैं, और उनका फल मिलना शुरू भी हुआ है। हम लोग देखें तो जिस तरह से जेबी केसेस ने आंदोलन चलाया स्थानीय भाषा को लेकर के, स्थानीयता को लेकर के, तो उसका फल इन्हें मिलना शुरू हुआ है। अभी लोकसभा क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव होता है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होता है, इसके मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन ये भी आप देखें कि झारखंड में जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा, आज भी आप देख रहे हैं कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। अगर झारखंड में सबसे मुखर आवाज कोई बना है छात्रों के लिए तो वो जेबी केएसएस ही। युवाओं को लेकर के सबसे ज्यादा आंदोलन जेबी केएसएस ने किया। भाजपा जो कि राष्ट्रीय पार्टी और यहाँ विपक्ष में है, वो कभी भी इस मुद्दे पर आपको धरना प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आई हो। लेकिन
झारखंड में जेपीएससी का मुद्दा हो या स्थानीय नौजवानों के रोजगार का मुद्दा रहा हो, परीक्षाओं का मुद्दा रहा हो, उस पर जिस मुखरता से जेबी केस आया है आगे, तो एक बहुत बड़ा युवाओं का वर्ग इसके साथ जुड़ा है और उसका इन्हें असर दिख रहा है। आप देखें तो कोई भी पार्टी देखा जाए, झारखंड एक कोई बहुत अमीर राज्य नहीं है। यहाँ पर जेबी केएसएस किस तरह से खड़ा हुआ है, जो लोग नजदीकी से देख रहे होंगे वो जानते हैं कि कर करके 5 रुपया 10 रुपया, कोई बूढ़ी माता 10 रुपया दे रही है, कोई बूढ़ी माँ 5 रुपया दे रही है कि जाओ तुम स्थानीयता के लिए लड़ रहे हो, जाओ। तो इस तरह से ये पार्टी खड़ी हुई और इस तरह से ये पार्टी जो खड़ी होती है तो उसमें लोगों का जुड़ाव होता है। संजय मेहता का भी आपने देखा होगा कि हजारीबाग से जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो गांव-गांव में जाकर के वो वोट भी के साथ साथ वो पैसा भी मांग रहे थे और लोग उन्हें पैसा दे रहे हैं। तो ये एक जुड़ाव दिखाता है लोगों का जेबी केसेस के साथ। अब बात है कि जब चुनाव आएगा, जैसे कि राष्ट्रीय चुनाव का याद करें आप, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया गठबंधन टक्कर भी दे पाएगा या चुनाव भी लड़ पाएगा। स्थिति ये बना दी गई थी पूरे देश में मीडिया के द्वारा और ये हालत आप देखें तो कमोबेश मार्च तक ऐसा ही था कि भाई कभी कोई छिटक रहा है तो कभी ममता दीदी कुछ बोल रही हैं तो कभी कोई पार्टी मतलब अशोक चौहान जो महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह के चल रहा था और इस तरह का एक माहौल बनाया गया था पूरे देश में कि लग रहा था कि भाई अब तो भाजपा या तो 350 लाएगी या 400 लाएगी, इस पर बात होता है। तो मीडिया में ज्यादातर हम लोग जो देखते थे यही बात चलता था गोदी मीडिया में कि 350 सीट भाजपा लाएगी या 400 लाएगी, क्योंकि मोदी जी ने 400 पार का नारा दे दिया था। और इंडिया गठबंधन में किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये टक्कर होगा और ऐसा टक्कर होगा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अपना चुनाव हारते हारते जीतेंगे। और एक बात और बता दूं रिकॉर्ड के लिए, अभी तक जितने भी सिटिंग प्रधानमंत्री चुनाव लड़े हैं उसमें सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जिनको कि लोगों ने एक युग पुरुष, महापुरुष, देव पुरुष घोषित किया हुआ था, वो व्यक्ति बनारस में अगर अपना चुनाव जीतने के लिए स्ट्रगल करना पड़ गया, 3 घंटे वहां वोट काउंटिंग को रोका गया, तो ये बताता है कि चुनाव कब पलटेगा और किसके पक्ष में पलटेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक बात और बताऊं मंजर जी आपको, अगर गोदी मीडिया में एक नैरेटिव चलता कि भाई टक्कर की लड़ाई है इंडिया गठबंधन और एनडीए में, तो आप यकीन मानिए कि सरकार आज इंडिया गठबंधन की होती। शुरू से ही उसमें जो नैरेटिव बनाया गया था कि कोई टक्कर में ही नहीं है, मोदी जी तो युग पुरुष है, मोदी जी परमात्मा है और मतलब जैविक नहीं है, वो तो सीधे अवतारी पुरुष है, ये सब करके जो माहौल बनाया गया था, अगर वो असर नहीं होता और कुछ चैनलों ने ये कहा होता कि नहीं टक्कर है, तो ये समझ लीजिए कि आज सरकार वहां इंडिया गठबंधन की होती। तो इसीलिए अभी क्योंकि विधानसभा चुनाव के तो अभी लोग तो अपना थकान लोकसभा वाला उतार ही रहे हैं, तो वो थकान उतरेगा और सारे लोग एक्टिव होना शुरू होंगे। जैसे भाजपा ने अपनी मीटिंग वगैरह शुरू कर दिया है, कल्पना सोरेन मैदान में उतर चुकी है, जेबी केएसएस अपनी यात्रा लेके चलेगा और इसमें सबसे पीछे, जैसा कि हमेशा होता है पूरे देश में, कि सबसे पीछे कांग्रेस रहती है और यहाँ पर भी इस मामले में अभी कांग्रेस सबसे पीछे है। लेकिन ये भी देख लें कि कांग्रेस सबसे पीछे रहते हुए भी उसने जिस तरह का प्रहार किया है लोकसभा चुनावों में, तो लगता है कि ये जो पीछे रहती है कहीं स्ट्रेटेजिक बना करके तो पीछे नहीं है, क्योंकि बहुत जगह उम्मीदवार इन्होंने आखिरी समय में घोषित किया, बहुत से उम्मीदवारों के पास पैसे नहीं थे। आज मैं देख रहा था एक रिपोर्ट की गुजरात में जो एकमात्र सीट मिला है कांग्रेस, वहां पर जो महिला उम्मीदवार हैं उनके पास पैसे नहीं थे लड़ने के लिए चुनाव, वो क्राउड फंडिंग के जरिए उन्होंने पैसे इकट्ठा किया और चुनाव लड़ा और वो जीती। तो
ये देखा जाए तो अभी मामला शुरू हुआ है, अभी सबकी समीक्षा बैठक हो रही है, कुछ लोग यात्रा पर निकल रहे हैं। किस करवट उठ बैठेगा ये हम लोग शायद मानसून जब पीक पे आएगा तब यहाँ पर चुनावी गर्मी भी पीक पर रहेगी। और एक बात और बता दूं कि झारखंड पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा महाराष्ट्र और हरियाणा के परिणामों का, क्योंकि झारखंड में चुनाव परिणाम से ठीक 1 महीने पहले वहां पर परिणाम आ चुके होंगे, उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा झारखंड पे। जी जी भैया, जी राजेश जी, आपने जो है कहा, एक अहम सवाल उठकर आ रही है झारखंड की राजनीति में कि आखिर जयराम महतो अगर चुनाव जीतेंगे और वो 55 सीटों पर ऐलान किया है कि मैं एक प्रत्याशी उतारूंगा, आपको क्या लगता है कि 55 सीटों में कितनी सीट ये जीत पाएगी? एग्जैक्ट बताइए, साझा भारत के दर्शकों को एग्जैक्ट बताइए कि कितनी सीट ये जीत पाएगी और भविष्य में इस पार्टी के साथ जा सकती है। ये तो कहा जा रहा है कि जो है कि जो है जयराम महतो किसी के साथ आने वाले समय में गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही जो है चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। अब दोनों कारपोरेट, जयराम महतो हमेशा कारपोरेट के खिलाफ बोलते हैं, अडानी प्रोजेक्ट के खिलाफ बोलते हैं, बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ बोलते हैं, लखनऊ स्टील के खिलाफ बोलते हैं और आंदोलन में लगातार वो हर जगह पहुंचते हैं। तो आपको क्या लगता है जो है इन पार्टियों को जो है ये मिलना होगा या फिर अकेले सरकार बना दे? जी जैसा कि आपने बताया कि 55 सीटों पर इन्होंने ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, तो एग्जैक्ट नंबर तो खैर वो तो फिर वही मोदी जी वाला हो जाएगा कि 400 पार वाला नारा दे दो तो हम लोग उतने बड़े तो भविष्य वक्ता नहीं है। पर यह मैं बता दूं कि अगर 55 सीटों पर जेबीकेएसएस लड़ती है और उम्मीदवारों का चयन ढंग से होता है तो ये समझ लें कि आजसू से आगे रहेगी ये पार्टी। और आजसू का जो पूरा वोट बैंक है, अगर इन्होंने सही उम्मीदवार दिया तो आजसू के हो सकता है कि जो सिटिंग उम्मीदवार हैं आज के डेट में जो उनके विधायक हैं वो हार भी सकते हैं, और जो पिछले बार 2 नंबर पर भी रहे थे उनकी भी हार हो सकती है। मेरा इशारा चंदन क्यारी की तरफ है, मेरा इशारा रामगढ़ की तरफ है, मेरा इशारा गोमिया की तरफ है। तो ये मैं मानता हूं कि अगर जेबीकेएसएस ने उम्मीदवारों का चयन ढंग से किया, क्योंकि देखिए चुनाव में ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सीटों पर लड़े, जरूरी यह है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या रहता है। अगर स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है और आप मान लीजिए एक सम्मानजनक आजसू से ऊपर आते हैं तो ये मान के चलिए कि फिर जेबीकेएसएस के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी। अगर आजसू से ज्यादा सीटें जेबीकेएसएस को आता है तो बिना जेबीकेएसएस के कोई सरकार नहीं बन पाएगी, पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्या ये किसी से गठबंधन कर सकते हैं, चुनाव राजनीति में चुनाव के बाद बहुत सी चीजें सामने आती हैं, चुनाव के पहले कुछ और बातें सामने आती हैं, तो गठबंधन किया जाएगा बाद में या पहले, इस पर न जाते हुए मैं ये बता दूं कि अगर जेबीकेएसएस भाजपा के साथ गठबंधन करता है तो उसका स्थिति आजसू से बदतर हो जाएगा। अगर कांग्रेस और जेएमएम के साथ जाता है तो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, क्योंकि ध्यान रखें कि स्थानीय मुद्दों पर जो इनके पास जो सपोर्ट आया है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जेएमएम का भी है, क्योंकि जेएमएम भी यहाँ की प्योर अगर कहा जाए स्थानीय पार्टी है राज्य स्तर की तो वो जेएमएम है जो आज सत्ता में, और उसके खिलाफ बोल करके उस सरकार के खिलाफ लड़ करके जेबीकेएसएस खड़ा हुआ है। तो अगर उस तरफ जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, और एनडीए की तरफ जाते हैं तो इनकी हालत फिर वही आजसू वाली हो जाएगी, जैसे आजसू है कि आज पूंछ के जैसा स्थिति है कि भाजपा चलती है पूंछ दाएं बाएं किधर भी हिले, लेकिन पूंछ का महत्व तभी रहता है जबकि वो शरीर के साथ रहती है। पूंछ कट के अलग होगा तो पूंछ निर्जीव रहेगा, शरीर तो रहेगा लेकिन पूंछ निर्जीव हो जाता है। तो वो और आजसू की आज हालत यही है, वो पूंछ जैसा है, वो चाहे कुछ भी बोले, स्थानीय मुद्दे पे कुछ भी बोले। आप देख ले कि भाई 1932 करते हुए तो विनोद बिहारी महतो का नाम लेते हुए उन्होंने
1985 को सपोर्ट किया, कैबिनेट में 1985 पास करने में इन्होंने मदद किया। 1985 के साथ ये खड़े थे। स्थानीय लोगों की बातें करते हुए, स्थानीय नौजवानों की बातें करते हुए छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का इन्होंने समर्थन किया। तो ये इनकी बातों का अब कोई महत्व रहा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि शरीर में पूंछ का क्या महत्व होता है, वो मक्खियां उड़ाने के काम आती है, उससे ज्यादा उसका पूंछ का और काम रहता नहीं, और पूंछ के कटने से शरीर मरता नहीं। तो वही हालत आज आजसू की है। तो वैसे अगर एनडीए की तरफ जाते हैं, और वैसे भी भाजपा का चरित्र जो है पूरे देश में, वो सबसे पहला चाकू अपने साथ जो रहते हैं उनका पार्टनर उन्हीं के ऊपर उनका चलता है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया, बिहार में उन्होंने एलजेपी को तोड़ करके छिन्न भिन्न कर दिया था, फिर से हनुमान बने चिराग पासवान, तो फिर जाकर के उनमें शक्ति आ गई है। तो इस तरह से ये भाजपा का चरित्र है कि वो अपने आप को ताकतवर करने के लिए जो सबसे नजदीकी पार्टनर है उसको भी तोड़ने से बाज नहीं आएगी। तो जेबीकेएसएस के लिए फिलहाल तो मुझे लगता है कि सही रास्ता यही है, अपना इंडिपेंडेंटली बढ़े, अपनी आइडियोलॉजी बनाए, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बढ़े, और एक स्वतंत्र विचार के रूप में नौजवानों के आवाज को उठाने का काम करें। जी, मैं जो है इस बातचीत का आखिरी अंश पर पहुंचा हूं, और आपसे मैं देखा है रिपोर्ट में कि भाजपा ने जो है 2 बड़े नेताओं को, एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को प्रभारी बनाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो है आपका मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को यहाँ का प्रभारी बनाते हैं, और उनके सह प्रभारी जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाते हैं, और वो अभी शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं। तो आज कांग्रेस ने निशाना साधा है, लोहरदगा सांसद जो है आपके सूबे भगत, ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के सरकार में आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया, उनके मुंह पर पेशाब किया। आखिर भाजपा किस रणनीति के तहत इनको यहाँ झारखंड के प्रभारी बनाई है, और जो आदिवासी का सम्मान को उन्होंने मतलब जो है उंगली के बराबर नहीं समझा, वहाँ पर जो है सरेआम जो है आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया, कार्रवाई नहीं की सरकार ने। तो आखिर झारखंड में जो है आदिवासियों को साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान काम आएंगे, और या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा धार्मिक ध्रुवीकरण के बल पर चुनाव जीतेंगे झारखंड? आपको क्या लगता है? ये आखिरी जो है हमारी बातचीत है आपके साथ, इस आखिरी जो है हमारा पॉइंट है, आप इस पर क्या अपना रखते हैं पक्ष, थोड़ा साझा भारत के दर्शकों को बताएं। झारखंड में आप अगर लोकसभा चुनावों के परिणाम को देखें तो 5 सीटें रिजर्व थी अनुसूचित जनजाति के लिए, और वो 5 की 5 भाजपा हारी है। और उसके पीछे इक्वेशन क्या था? आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट ये एकजुट हुआ, और इसने जो एकजुटता दिखाई उसके कारण भाजपा बड़ी बुरी तरह से पराजित हुई है। चाहे लोहरदगा हो, खूंटी हो, दुमका हो, राजमहल हो, चाईबासा हो जो सिंहभूम सीट है, तो इन सब सीटों पर जो रिजल्ट आया है वो देखते हुए ये समझ गए हैं कि आदिवासी और मुस्लिम इन दोनों का वोट मिलने जा नहीं रहा है। तो इन्होंने उतारा किसको कि एंटी आदिवासी वोट वो कंसोलिडेट होगा किससे? शिवराज सिंह चौहान। जैसे आपने सीधे बताया, शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते ही आदिवासियों के दिमाग में ये आएगा कि इस मुख्यमंत्री के शासन में आदिवासी के सर पर पेशाब किया गया था। ठीक उसी तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा को जब नाम लिया जाता है तो एक कट्टर एंटी मुस्लिम फेस वो बनने का प्रयास हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं अपने स्टेटमेंट से, और उनको देख करके मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को देख करके, ये बहुत ही एक जनरल देख ले, मतलब एक तरह से नहीं होता है कि फुल टॉस दे दिया कि भाई आप लोग बैटिंग कीजिए इस बात पे, और ये इस बात को प्रोपेगेट कीजिए कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी के सर पर पेशाब किया गया था, जिससे कि मुस्लिम और आदिवासी वोट एक तरफ जाए, जो एंटी आदिवासी और एंटी मुस्लिम वोट वो कंसोलिडेट हो भाजपा के पक्ष में। ये कौन है? ये वही लोग हैं जो कि मॉब लिंचिंग करते हैं, उनको कंसोलिडेट करना है। जो गौरक्षक बनते हैं और इंसानों को मारते हैं उनको कंसोलिडेट करना है। जो लोग आदिवासी के हकों और हुकूक को
हमेशा कुचलने का काम करते हैं, उनको अपने तरफ कंसोलिडेट करना है। जिन्होंने आदिवासियों को जंगल की ओर धकेला है और उनके जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको कंसोलिडेट करना है। जो बाहर से आ करके यहाँ के स्थानीय मूल निवासियों की जमीन पर कब्जा करके यहाँ के माइंस एंड मिनरल्स का पूरी तरह से दोहन करके, यहाँ के जंगलों को काट करके, यहाँ के जल स्रोतों को बर्बाद करके जो लोग बेच रहे हैं झारखंड को, उनको कंसोलिडेट करना है। और वो कंसोलिडेट करने के लिए इन दो से अच्छा चेहरा कोई है नहीं भाजपा के पास। चाहे हेमंत विश्व शर्मा स्टेटमेंट दे करके अपने आप को एंटी मुस्लिम साबित करें, या शिवराज सिंह चौहान खड़े हो जाएंगे तो उनको बस देख के याद आएगा लोगों को कि अच्छा, आदिवासी के सर पे पेशाब किया गया था इसी के शासनकाल में। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने एक सोची समझी चाल चली है। वो जान रहा है कि पिछली बार 28 जो आदिवासी के लिए आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में झारखंड में, उसमें से मात्र 2 पर उनका जीत हुआ था, और इस बार हो सकता है कि वो 2 भी ना मिले। तो इसीलिए उन्होंने उस वोट बैंक पर ध्यान देने के बजाय सोचा कि जो बचे हुए हैं उनको कंसोलिडेट करो, या तो आजसू के माध्यम से महतो वोटों को कंसोलिडेट करो, या बाहरी वोट हैं तो उनके लिए शिवराज सिंह चौहान को इस्तेमाल करो, या जो कट्टर लोग हैं जो कि एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट रखते हैं अपने अंदर, उनको कंसोलिडेट करने के लिए हेमंत विश्व शर्मा जी। आज जैसे कि एक बड़ी घटना हुई थी आपके बोकारो में, बकरीद के दिन शायद थी इसी, और उस दिन जो है एक किसान की 2 गाय जो है बिजली की तार से मारी जाती है, मर जाती है। उसके बाद जो है वो किसान जो है जो गाय भैंस वो तारों को काट देते, बिजली की लाइन को काट देते। उसके बाद जो है समुदाय विशेष जो त्योहार थी तो वो उग्र हो जाती है, और बाहरी भीतरी का जो है लड़ाई है बहुत तेजी से बढ़ गया है। और मैं देख रहा हूँ बोकारो में, मैं हूँ अभी फिलहाल, और बोकारो जो है लोकल एक हो गए हैं और भीतरी जो है एक हो गए हैं, और लोकल हावी होती दिखाई दे रही है। क्या लगता है कि बोकारो विधानसभा सीट भी इस बार जो है कड़ी मुकाबला और कड़ी टक्कर और त्रिकोणीय संघर्ष का जो है स्थिति बन सकती है? बोकारो में जो मुकाबला होगा वो सब कुछ निर्भर करेगा इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है। ये बहुत, क्योंकि धनबाद में भी आपने देखा कि मुकाबले में जब एक तो बहुत लेट घोषित किया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार को, उसके बावजूद उन्होंने माहौल बनाने का प्रयास किया। पहली बार चुनाव लड़ रही थी अनुपमा सिंह, और उस लिहाज से देखा जाए तो प्रदर्शन में खराब नहीं मानता हूँ, और जिस तरह से मेहनत उन्होंने किया था उसमें कोई कमी नहीं थी। ठीक वही स्थिति है बोकारो में, क्योंकि भाजपा की तरफ से उम्मीदवार घोषित, वो लिस्ट निकले या ना निकले वो सब जानते हैं कि बिरंची नारायण यहाँ पर उम्मीदवार होंगे जो भाजपा के सिटिंग विधायक। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन क्या फिर से श्वेता सिंह पर दांव खेलता है या किसी और को चेहरा बनाता है। हालांकि श्वेता सिंह अब 4-4.5 साल लगभग शांत रहने के बाद अब आजकल फिर से फील्ड में दिखाई दे रही है। अब ये विडंबना कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के पास शायद उम्मीदवारों का कमी है या टूटा है कल है, क्योंकि श्वेता सिंह का जो क्रियाकलाप रहा है पिछले 4-4.5 साल में, वो एक दूसरे जगह पर होता है कि अगर कोई उम्मीदवार कम अंतर से हारता है तो वो मैदान से हटता नहीं, वो मैदान में अपने कार्यकर्ताओं के साथ डटा रहता है और हमेशा फील्ड में दिखाई देता है। जबकि श्वेता सिंह के साथ मुझे ऐसा नजर नहीं आया पिछले 4 साल में कि वो किसी मुद्दे पर बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ी हो। अब जब 6 महीना बच रहा है चुनाव का तो बिजली के मुद्दे पर वो मुखर हो रही हैं, पानी के मुद्दे पर मुखर हो रही हैं। अब देखना है कि जनता, क्योंकि देख ले, एक बात समझ लें कि जनता को जितना लोग समझते हैं कि मूर्ख है वैसा है नहीं, जनता को सब याद रहता है। और उस भाजपा ने जनता को सोचा था बुलाने का, तो वो परिणाम आप लोकसभा चुनावों में देख ही चुके हैं। तो यहाँ जनता सब कुछ समझती है कि आप 4 साल नहीं आए, आज आप आ रहे हैं, आज आप दिखाई दे रहे हैं, आज आप नारे लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या कारण है वो समझ में आता है। देखना यह है कि उम्मीदवार किसको घोषित किया जाता है।
और मैंने जैसा कहा कि चुनावों में आखिरी समय में भी बहुत कुछ उलटफेर होता है। अभी तो रेस शुरू हुआ है, चलेगा अभी 6 महीना, अभी बहुत मजा आने वाला है। अभी हमारे और आपके पास बहुत से मुद्दे आएंगे बात करने के लिए, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जी जी भाई राजेश जी, और मैं इस बातचीत को मैं विराम देना चाहता हूँ और साझा भारत के दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे बातचीत में जो ये निकली है कि अंश निकली है और विशेष 40 मिनट की विशेष बातचीत में ये परिणाम आया है कि जयराम माथुर जीवीके से अगर 55 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है और अगर वो चुनाव जीतते तो उन्हें विपक्ष में रहनी चाहिए, ना कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाना चाहिए। ये हम दोनों की विशेष बातचीत का परिणाम निकला है। अब हमें आपको के जो है कमेंट की आशा रहेगी और आप अपने जो है अपना पक्ष रखें हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में और अपना भी जो है बताएं कि क्या स्थिति रहेगी और क्यों पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी के साथ आना चाहिए और नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए। और हमारी इस बातचीत पर राजेश जी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। धन्यवाद, जोहार, जय भीम।